नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आप लोगों का स्प्रेडिंग ज्ञान बाय एसएमबी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जैसा कि पिछले वीडियो में हम आप लोगों को टेंस और उसके डिफिनेशन और उसके जो 3 मेन काइंड्स थे उसके बारे में चर्चा किए थे और मैं ये आप लोगों से वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं। तो मित्रों, उस टॉपिक पर आने से पहले हम उस वीडियो को जहाँ से छोड़े थे वहाँ से ले चलेंगे, फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग हिंदी को इंग्लिश में बड़े ही आसानी से कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि टेंस देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 मुख्यतः प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हमने यह भी चर्चा की थी कि प्रेजेंट टेंस के 4 उपभेद होते हैं। सेम पैटर्न पर पास्ट टेंस के भी 4 उपभेद होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 उपभेद होते हैं। तो आज इस क्लास में हम लोग इन तीनों के इंडिविजुअल जो सब काइंड्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस। तो ये जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल। और वर्तमान काल क्या होता है दोस्तों? जो इस समय घटित हो रहा है, जो घटना घटित हो रही है इस समय, वही वर्तमान काल कहलाते हैं। और वर्तमान काल का सीधा सा पहचान है कि इसके अंत में है, हो, हूं आता है। जैसे मैं एक किताब पढ़ता हूं, वह लड़का है, वह लड़की है, ये सब प्रेजेंट टेंस के उदाहरण हैं। जैसे वह लड़का है, वह लड़का है, वह लड़का है, दैट इज ए बॉय, दैट इज बॉय। तो ये सारी चीजें दिस, दैट, दीज, दोज जब हम यूज पढ़ाएंगे, किस प्रकार से हम दैट का यूज करते हैं, किस प्रकार से दीज का यूज करते हैं, किस प्रकार से दिस का प्रयोग होता है और किस प्रकार से दोज का प्रयोग होता है, जब उनके यूज को हम पढ़ाएंगे तब इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के जो 4 उपभेद हैं उसके बारे में एक एक कर करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें जो पहला है, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये 4 होते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों हमने अक्सर देखा है कि लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तो बातें चालू कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि वास्तव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। सिर्फ लोग ये कह देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पहचान से चालू कर देते हैं। लेकिन बच्चों आज हम आप लोगों को वास्तव में ये बताएंगे कि ये जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कैसे, ये क्या दर्शाता है। तो प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, टेंस मीन्स काल। वर्तमान में वह समय जो अनिश्चितता को व्यक्त करे, वर्तमान का वह समय जो अनिश्चितता का बोध कराए, या क्रिया का वह रूप जो अनिश्चितता का बोध कराए, वही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे मान लेते हैं वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, तुम स्कूल जाते हो, अब इस सेंटेंस में हमें ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि वह किताब पढ़ता है। वह किताब पढ़ता है कंफर्म नहीं है पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, लेकिन यह है कि वो किताब पढ़ता है। ये नहीं कि वह किताब पढ़ ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
फोर्स देकर नहीं कहा जा रहा। इसलिए इसमें यह अनिश्चितता बोध हो रहा है कि वह किताब पढ़ता है, पता नहीं पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। वो तुम स्कूल जाते हो, पता नहीं जाते हो कि नहीं जाते हो, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। इसीलिए इसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहली चीज तो ये डिफिनेशन हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब उसके बाद हम लोग आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद कि कैसे पहचाने कि यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किस प्रकार से हमें ये पता चलेगा कि नहीं यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जो कि डिफिनेशन पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है। दरअसल प्रेजेंट इंडेफिनिट वह टेंस है जो अनिश्चितता का बोध कराए, ऐसा कार्य जो अनिश्चितता की तरफ संकेत करे वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो ये तो इसका डिफिनेशन हो गया। उसके बाद कैसे ये पता चले कि नहीं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, कोई इसका इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए ना। कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि नहीं यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। या किसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए वो लड़का है, अब कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि वो लड़का है। तो भगवान ने किया क्या है, एक सिंबल दे दिए हैं, एक साइन दे दिए कि वो भाई वो लड़का है वो लड़की है। लिंग के आधार पर ये तो हो गया जेनेटिक, लिंग के आधार पर देखकर हम बता सकते हैं कि वो लड़का है वो लड़की है। या इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है बच्चे का, उससे लड़कियों का बाल बड़ा बड़ा, लड़कों का छोटा छोटा, ये तो मान लीजिए अनिश्चित है। बॉयज भी बड़े बड़े बाल रख लेते हैं तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसा एक निश्चित होना चाहिए जिससे ये पता चले कि नहीं ये लड़का ही है। तो उसी प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो इसकी जो पहचान है, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम पहचान जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बच्चों सीधा सा है कि जिस हिंदी वाक्य रचना के अंत में, जिस हिंदी वाक्य रचना के अंत में, जिस हिंदी वाक्य रचना के अंत में ता है, ती है, ते है, इत्यादि में से कोई एक शब्द आ जाए, इत्यादि में से कोई एक शब्द आ जाए, कोई एक शब्द आ जाए, इत्यादि में से कोई एक शब्द आ जाए तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ता है, अभी हम बता रहे थे वही चीज, वह किताब पढ़ता है। वे घर जाते हैं, वे घर जाते हैं। सीता पुस्तक खरीदती है। तो उपयुक्त ये दिए गए वाक्यों में हमें देख रहे हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है इसके अंत में आया है ता है, ते है, ती है। तो यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे बड़ा जो पहचान है यही है कि जिस हिंदी वाक्य रचना के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि में से कोई एक शब्द आ जाए उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने डेफिनेशन जाना, पहचान जान गए। अब मान लीजिए जब भी हम कभी किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं, जब भी हम कभी किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वह वाक्य किस टेंस का है। टेंस पहचान गए, क्रिया को देख कर करके हम पहचान जाएंगे कि टेंस क्या है। या हिंदी वाक्य रचना जो दिया रहेगा उसके अंत में किस रूप में आया, ता है, ती है, ते है कि कुछ और, उसके आधार पर तो पहले हम पहचान लेंगे कि टेंस कौन सा है। जब टेंस पहचान लेंगे तो टेंस पहचानने के बाद उस टेंस के कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के आधार पर उस दिए गए सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करते हैं।
तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स क्या है, सबसे पहले उस नियम को हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या नियम है अनुवाद बनाने का। दोस्तों एक एक कर करके हम सिस्टमेटिक चलेंगे और आप एकदम घबराइएगा नहीं, बहुत ही आनंद पूर्वक हम लोग टेंस को सीखेंगे। सिर्फ एक बार मैं बैकग्राउंड तैयार कर दूंगा, उसके बाद जो भी वीडियो में समय लग रहा है यही एक टेंस में लगेगा। उसके बाद मैं एक मास्टर ट्रिक दूंगा, उससे आप केवल 20 मिनट में या 10 मिनट में कह लें पूरे टेंस को समाप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप घबराइएगा ना। शुरू में थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं सीखने में चीजों को, लेकिन उसी चीज को हम सिखाने के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं मित्रों। तो ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद बनाने का नियम। तो अनुवाद बनाने के नियम, तो इसके निम्नलिखित नियम होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुवाद बनाने के ढेर सारे नियम होते हैं, कई प्रोसेस होते हैं। तो उसमें पहला है सर्वप्रथम हम दिए गए वाक्य के सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, सर्वप्रथम हम दिए गए वाक्य के सब्जेक्ट का इंग्लिश लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लिखते हैं। वर्ब मीन्स होता है बेटा मूल क्रिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मूल क्रिया लिखते हैं। और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और ऑब्जेक्ट के बाद अन्य चीजें, अदर थिंग्स, अन्य चीजें लिखते हैं। तो ये तो हो गया नियम। और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम इसका जो फार्मूला डिराइव करेंगे वो हो जाएगा फार्मूला। सर्वप्रथम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और वर्ब में हम लगाते हैं यस या ईएस। ये हो गया इसका फार्मूला। और इसमें एक नोट रहता है। नोट में हम क्या लिखेंगे? नोट ये रहेगा बेटा कि नोट में देखिए क्या रहेगा, नोट को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि कर्ता एक वचन का हो, यदि कर्ता एक वचन का हो तो, एक वचन का हो तो मूल क्रिया भी हो तो मूल क्रिया भी एक वचन की लिखते हैं। एक वचन की लिखते हैं। जब कर्ता बहुवचन का हो, जब कर्ता बहुवचन का हो तो मूल क्रिया भी बहुवचन की लिखते हैं। मूल क्रिया को एक वचन बनाने के लिए, मूल क्रिया को एक वचन बनाने के लिए मूल क्रिया में यस या ईएस लगा देते हैं। तो ये चीज हो गया।
कि जब कर्ता हमारा, यदि कर्ता एक वचन का है तो मूल क्रिया भी एक वचन की लिखेंगे, जब कर्ता बहुवचन का रहेगा तो मूल क्रिया भी बहुवचन की लिखेंगे। मूल क्रिया को एक वचन बनाने के लिए मूल क्रिया में हम एस या ईएस लगा देते हैं। देखिए, जब मूल क्रिया को एक वचन बनाना है, मूल क्रिया को मान लीजिए एक वचन बनाना है तो हम मूल क्रिया में एस या ईएस लगा देंगे। जैसे मान लीजिए ये गो है, अब इसे एक वचन बनाना है तो गो में ईएस लगा देंगे। अब मान लीजिए ये कम है, कम को एक वचन बनाना है तो हालांकि ई है तो डबल ई नहीं करेंगे, केवल यस लगा देंगे। तो इस प्रकार हम इस चीज को, फार्मूले को ध्यान में रखते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अब यहाँ एक संशय ये आ गया कि कब हम यस लगाएंगे, कब ई एस लगाएंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ गो है, अब यहाँ रन हो गया, रन हो गया तो रन में केवल क्या लगेगा, रन में केवल यस लगेगा। अब जैसे प्ले है, PLAY, प्ले में अब क्या लगेगा, PLAY, यस। अब कहां पर यस लगेगा, कहां पर ES लगेगा, इस चीज को जानना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बच्चे करते क्या है, जो मन में आता है वही लगा देते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि कहां पर क्या लगाया जाए। तो आओ इसके पहले आगे हम बढ़े, आगे बढ़ने से पहले ये इस बात को हम जान लें कि किस मूल क्रिया के साथ यस लगाएंगे और किस मूल क्रिया के साथ ईएस लगाएंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसे पढ़ सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? अच्छा, हम इरेज कर रहे हैं इसे। तो देखो बेटा, कब हम यस लगाएंगे, कब ईएस लगाएंगे, इसकी बहुत ही आसान ट्रिक है जानने की कि कब हम यस लगा देंगे और कब ईएस लगाएंगे। इसके ढेर सारे नियम हैं, नियम को हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज लिखिए, ध्यान में रखिए, यस कब लगेगा, जब किसी भी, नंबर 1, जब मूल क्रिया के अंत में, जब मूल क्रिया यानी वर्ब के अंत में, जब वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन आ जाए, तब हम यस लगाते हैं। जब मूल क्रिया के अंत में वॉवेल आ जाए, स्वर आ जाए, क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तब हम ईएस लगाते हैं। जैसे मान लीजिए गो, गो के अंत में क्या आया है, वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। वॉवेल कितने होते हैं, 5, A E I O U, ये आपके वॉवेल है। इसमें से अगर कोई भी एक शब्द मूल क्रिया के अंत में आ जाएगा तब हम ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, ईएस लगाएंगे। जैसे गो, गो के अंत में ओ आया है, इसलिए इसे एक वचन बनाने के लिए इसके अंत में ईएस लगाएंगे। और जैसे प्ले आ जाए, अब यहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंट आया है अंत में, इसलिए इसे एक वचन बनाने के लिए इसके अंत में यस लगाएंगे। तो हमें आशा ये नहीं, उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से यह जान गए होंगे कि कब हम मूल क्रिया के अंत में यस लगाएंगे और कब ईएस लगाएंगे। तो बेटा वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसके लिए हम आज यहीं पर इस टॉपिक को छोड़ते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि किस प्रकार से हम जिस चीज को जानना चाह रहे हैं उस टॉपिक पर पहुंच चुके हैं कि किस प्रकार से हिंदी को इंग्लिश में बनाएंगे। तो हिंदी को इंग्लिश में आसानी से बनाने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, बच्चों, प्यारे मेरे,
अगर यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना अवश्य दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। बेटा एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी समय लगता है, काफ़ी सेटअप बनाने में समय लगता है, लेकिन आप लोग जब वीडियो को देख कर करके सिर्फ स्किप कर जाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। इसलिए हम अपने मित्रों से, हम अपने भाइयों से, हम अपने छोटे बच्चों से विनम्र निवेदन करेंगे कि यदि उन्हें यह वीडियो अच्छा लगा तो वह अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।